हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। देश भर के राजभवन का नाम बदल दिया गया है, राजनिवास का भी नाम बदल दिया गया है। तो क्यों बदला गया है, क्या है ऐसा, सबको जानेंगे डिटेल में। किस विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है। एसएसबी के नए डीजी बन गए हैं और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं और बिना देर के हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर के राजभवन यानी राज्यपाल आवास और कार्यालय भी कह सकते हैं, तो उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, क्या नाम नया है? आंसर होगा लोक भवन। ये याद रखना है आपको, लोक भवन। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नवंबर के लास्ट में सभी राज्यों के जो राज्यपाल हैं, इसके अलावा यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन सबको लेटर लिखा था और कहा था कि राजभवन उसका नाम बदलकर लोक भवन किया जाए। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में राजनिवास कहा जाता था, तो उसको लोक निवास का नाम दे दिया जाएगा। तो ये बदलाव कर दिया गया है और मंत्रालय ने ये कहा कि राज्यपाल खुद ही नोटिफिकेशन जारी करें और धीरे धीरे इसको लागू होगा, तो लागू किया जाए तमाम राज्यों में। और 1 दिसंबर तक कई राज्यों ने इसको लागू कर भी दिया, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु, बिहार। और धीरे धीरे आप देखेंगे पूरे देश में ये नाम चेंज का जो ना वो लागू हो जाएगा। ओके, तो पूरे देश में राजभवन और राजनिवास उसका नाम बदल दिया गया है, लोक भवन और लोक निवास ये कहा जाएगा। क्लियर होगी बात? सबसे पहले ये देख रहे हैं आप कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस, तो उन्होंने सबसे पहले 29 नवंबर को ही ये नाम चेंज कर दिया। कोलकाता में जो राजभवन है उसका नाम, और दार्जिलिंग में जो राजभवन है, इसके अलावा बैरकपुर फ्लैग स्टाफ हाउस है, तो उन सब का नाम बदल के लोक भवन कर दिया। और खुद ही इन्होंने जो गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने अपना बोर्ड हटाया और नया बोर्ड लगाया। नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। केरल में 1 दिसंबर को राजभवन को आधिकारिक तौर पर लोक भवन नाम दे दिया गया। और ये केरल का जो राजभवन है उसके बाहर के देख रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ था राजभवन, उसको हटाकर अब लोक भवन, अब लोक भवन कर दिया गया है। ठीक है, लोक भवन कर दिया गया है। क्लियर हुई बात? वहाँ के जो राज्यपाल हैं केरल के, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इसी तरह से असम का देखेंगे तो ये नाम बदल दिया है, त्रिपुरा का भी नाम बदल दिया गया है। असम के जो गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य, तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। इधर त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी ने भी नोटिफिकेशन जारी किया और बदलाव कर दिया है। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने भी राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। बिहार में भी वहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया है और यहाँ पर बोर्ड भी टांग दिया गया है लोक भवन का। ठीक है। अब सवाल ये होगा कि ये लोक भवन होने से क्या बदल जाएगा? तो देखिए, एक तो राज्यपालों का जो एड्रेस है ना, उस पर जो लिखा जाता था कि राजभवन, तो अब लोक भवन होगा। लेटर हेड पर भी लोक भवन लिखा जाएगा, वेबसाइट के नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी नाम चेंज हो जाएंगे इसके, सभी पेपर, साइन बोर्ड, हर जगह ये सब कुछ हटा दिया जाएगा। ठीक है। और ज़मीनी बदलाव ये दिखाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा कि आम लोग भी लोक भवन में जा सकते हैं। राजभवन नाम सुनकर थोड़ा डर लगता था, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है, तो राजा का महल जैसा होता था, कहा जाता था। लेकिन अब लोक भवन जो है ना, लोगों का घर बनेगा, आम लोग गवर्नर से आसानी से मिल सकेंगे और वहाँ पर शिकायतें भी दे सकेंगे। और खुद शिकायत जो है ना वो कमेटी वो आगे भेज सकेंगे कमेटियों को कि आप ये इंक्वायरी कीजिए, सरकार को ये कह सकेंगे कि ये काम किया जाए। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि राज्यपालों को जनता का दोस्त बनाने की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार जो है वो चाहती है, ऐसा कहना है विशेषज्ञों का, कि आम लोगों के बीच में जो राज्यपाल है ना, वो केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में ना जाना जाए, बल्कि आम लोगों के एक प्रमुख व्यक्ति के तौर पर उसको जाना जाए। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस, तो उन्होंने
लोक चर्चा प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है और हर हफ्ते गांव में जाकर लोगों से शिकायत ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इससे ना जो फेडरलिज्म है भारत का, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि आपको बताऊं कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, तो उन्होंने कहा है कि ये नाम बदल देने से क्या होगा, माइंडसेट बदलना होगा, क्योंकि उनका तो बड़ा ही तनाव रहा है वहाँ के जो गवर्नर हैं R.N. रवि उनके साथ, क्योंकि गवर्नर ने बहुत सारे विधेयकों को रोका हुआ था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट गया मामला, जिसके बारे में आप जानते ही। तो वहाँ टशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, ख़ासतौर पर जहाँ पर विपक्ष की जो सरकारें हैं वहाँ पर ये तनाव देखने को मिलेगा। टेंशन अब बढ़ने वाला है, क्योंकि क्या होगा कि वो खुद ही जो राज्यपाल हैं वो जनता से मिलने लगेंगे, तो इससे टकराव और ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, खैर आगे जो होगा वो होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने ये जान लिया कि ये नाम बदलाव है। अब चूंकि आप स्टूडेंट हैं तो इतना तो जानना चाहिए कि भारत में राज्यपाल के निवास को या उसके कार्यालय को ये राजभवन क्यों कहा जाता था, इतिहास क्या है इसका। देखिए, भारत में राजभवन की शुरुआत हुई थी 18वीं-19वीं शताब्दी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बड़े बड़े प्रांत बनाए थे अपने, और हर प्रांत में अपना गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको नियुक्त किया था और उसको भव्य किलानुमा घर दिए थे। और इन घरों को अंग्रेजी में गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। क्या? गवर्नमेंट हाउस। लेकिन बोलचाल की भाषा में या कागजों में इसको राजभवन लिखा जाने लगा, क्योंकि पूरा भारत उस समय क्या है, ब्रिटिश राज कहा जाता था। ठीक है, ब्रिटिश राज। तो 1947 में जब देश की आज़ादी हुई, देश को आज़ादी मिली, उसके बाद प्रांतों को राज्य बना दिया गया और उसमें बदलाव भी किए गए, और ब्रिटिश गवर्नर की जगह भारतीय गवर्नर आ गया है। लेकिन जो भव्य जो ब्रिटिश कालीन जो महल थे, महल जैसे जो आवास हैं, तो वो वैसे ही बने रहे, और इसलिए पुराने जो गवर्नमेंट हाउस है उसको ही राज्यपाल का आधिकारिक निवास और कार्यालय बना दिया गया, और नाम वही रखा गया जो चर्चा रहती थी, राजभवन। हालांकि राज शब्द जो ना, उसका इस्तेमाल राज्य का भवन कर दिया गया था, जिसका मतलब उस राज्य सरकार का सबसे ऊंचा सरकारी भवन माना जाएगा। 1950 के संविधान में भी इसको राजभवन ही लिखा गया, जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, और तब से अब तक इसको राजभवन ही कहा जाता है। और फिर अब उसको लोक भवन कर दिया गया, वो जो नाम है उस भवन का उसको। तो ये बड़ा ही डिबेटेबल इशू होगा आगे आने वाले वक्त में कि किस तरीके से नाम परिवर्तन किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि ये जनवरी से नवंबर तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर, और इससे डेली हर शिफ्ट में कम से कम 20 प्रश्न जो है ना वो टकरा रहे हैं करंट अफेयर्स के, क्योंकि इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन में बम्पर जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के न के बराबर प्रश्न है, और करंट ही करंट पूछा जा रहा है, जो खूब टकरा रहे हैं। इससे पहले तमाम, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, अन्य एसएससी हो, रेलवे के अन्य एग्जामिनेशन, सब में हमारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन टकराते रहे हैं, ये बच्चे ही बताते रहे हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है, जो थोड़ा लेवल हाई होता है। ठीक है, तो बेसिक में क्या है, एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, राज्यों के एसएससी, इन सब के लेवल का होता है। इसमें आपको पिछले साल का कंटेंट मिल जाएगा, इस साल का मिल जाएगा 2025 का, और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ मिलेगा। इसके ज़रिए आप शानदार तैयारी कर सकते हैं, और साथ में एग्जामिनेशन वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो शार्प लर्निंग ऐप है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ का, क्या नाम है, शार्प लर्निंग, जो कि गूगल प्ले से मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेना, वहाँ से भी जा सकते हैं। और हम लोग का हेल्पलाइन नंबर भी है, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर चैट के ज़रिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाल लिया है? आंसर का प्रवीण कुमार। ये कौन है? तो ये हैं ITBP के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो ITBP के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार को BSF का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। BSF के जो डायरेक्टर जनरल के पद पर तैनात थे दलबीर सिंह चौधरी, उनका रिटायरमेंट हो गया 30 नवंबर को, और उसी के बाद प्रवीण कुमार ने चार्ज ले लिया है गवर्नमेंट के आदेश पर। तो अब प्रवीण कुमार के पास 2 प्रमुख
सीमा सुरक्षा बलों, यानी एक जो आईटीबीपी जो है ना वो चीन की सीमा पर तैनात है, और इसके अलावा एलएसी पर तैनात है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। और जो बीएसएफ है वो कहाँ पर तैनात है? भारत पाकिस्तान की सीमा और भारत और बांग्लादेश की सीमा, उसकी जिम्मेदारी है उसके पास। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। दलजीत सिंह चौधरी की जगह अब ये इन्होंने ले ली है फिलहाल। बाद में जब अस्थायी नियुक्ति होगी डायरेक्टर जनरल की तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 महिला युगल का खिताब किन भारतीय खिलाड़ियों ने जीत लिया है? आंसर होगा इसका त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पी। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू का जो स्टार स्पोर्ट्स है वेबसाइट, उस पर भी। ओके, तो इन्होंने जापान की काहो ओसावा और माई तानाबे उनको हराया। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये लखनऊ में आयोजित किया गया था 30 नवंबर को, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये इंटरनेशनल है और ये BWF वर्ल्ड टूर के अंतर्गत आता है सुपर 300 श्रेणी में। ओके, तो ये लखनऊ में जो बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम है वहीं पर ये आयोजन किया गया था। उसी में ये खिताब इन दोनों खिलाड़ियों ने जीत लिया है, जिनका फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट है सैयद मोदी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजी में कहेंगे, तो उसका जो काउंसिल यानी परिषद है, तो उसके किस वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत फिर से चुन लिया गया है? इलेक्शन हुआ था। आंसर होगा 2026-27, 2 साल यानी पूरा 2026 और पूरे 2027 के लिए फिर से इलेक्ट हो गया है भारत। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में, री इलेक्ट हुआ है भारत। इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो काउंसिल है उसमें फिर से, और भारतीय जो प्रतिनिधि हैं उच्चायुक्त जो ब्रिटेन में हैं भारत के, मनोज जोशी, तो उन्होंने IMO को संबोधित भी किया इलेक्शन से पहले। तो भारत को श्रेणी B में, मतलब क्या है ना, दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग श्रेणियों में, कैटेगरी में विभाजित किया हुआ है और उसी से उस के लिए चुनाव होता है। तो भारत B श्रेणी में है, तो B में भारत को चुन लिया गया है। 10 देशों की श्रेणी में आता है भारत, ये B वाले में, और जहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बहुत रुचि है। इस श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, UAE, ये सब शामिल हैं। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि चुना गया फिर से 2026 और 27 के लिए, 2 कार्यकाल के लिए। अब सवाल यहाँ पर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है ना वो आखिर है क्या? ये IMO क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि वैश्विक जो शिपिंग इंडस्ट्री है, यानी जो समुद्री जो व्यापार है और उसको विनियमित करने यानी कंट्रोल करने, निगरानी रखने और समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, कानूनी ढांचे को मजबूत करने का काम करता है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, हालांकि इसने कार्य करना शुरू किया था 1959 से। तो भारत एक प्रमुख समुद्री व्यापारिक राष्ट्र है और उसके तो IMO का के काउंसिल का मेंबर होना एक महत्वपूर्ण ये भी है बात है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर होगा कि इसका सदस्य बने रहने का क्या महत्व है भारत के लिए? कई महत्व है। अगर आर्थिक देखेंगे तो भारत जो है ना दुनिया का 16वां सबसे बड़ा शिपिंग कंट्री है, नेशन है। भारत का जो सागर माला प्रोजेक्ट है और ब्लू इकॉनमी है उसको बढ़ावा मिलता है और ये ब्लू इकॉनमी भारत के GDP में 4% योगदान देता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है। रणनीतिक आयाम भी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसके बीच में IMO में भारत की जो भूमिका है वो क्वाड और IORA का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। ऐसे मंचों में और मजबूती देता है। समुद्री सुरक्षा जैसे पायरेसी, इन सब पर कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका भारत की होगी इसमें। ठीक है, आगे है पर्यावरणीय आयाम महत्वपूर्ण, जैसे IMO और इसके अलावा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन तो है, वो तो उसका जो एक MARPOL है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द
प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, तो उसका जो एक कन्वेंशन है, तो उसके तहत भारत ने ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा दिया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये नहीं, 2025 में आईएमओ का जो ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक भारत ने कार्बन उत्सर्जन में 20% की कमी का लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। ओके, तो आईएमओ का फिर से सदस्य बना है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ना, उससे भी प्रश्न अच्छे खासे आते हैं। तो संगठन का बैकग्राउंड भी तो जानना चाहिए आपको, वो जाना, उसका महत्व क्या है ये जान लिया। केवल ये जाना ना कि 2026-27 के लिए मेंबर बन गए फिर से एक लाइन में, मतलब एक स्टूडेंट के लिए तो ये कैसे याद रहेगा? याद तभी रहेगा ना जब आप उसका बैकग्राउंड भी समझेंगे, इतनी चीज़ें समझेंगे, क्या प्रभाव है, क्योंकि क्वेश्चन अंदर से भी पूछे जाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुविवाह को पर लगाम लगाने वाला ये विधेयक। तो अगला प्रश्न लेते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल को। बहुत सारे स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो देखते हैं, करीब 40% से ऐसे ज़्यादा व्यूअर्स हैं। तो यही अपील है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ना ऑल वाला बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाएगा जब भी वीडियो आता है। तो करंट फोर्स के लिए शानदार आपके लिए ये कंटेंट हम लोग देते ही हैं, ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों, उसमें एक एक्सेप्शन भी है, छठी अनुसूची के क्षेत्रों के अलावा, तो उसके लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो क्या होगा आंसर? असम। ये विधेयक नवंबर के आखिर में ये विधानसभा ने पारित कर दिया, 27 नवंबर को। असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025, इसका उद्देश्य ये है कि सभी धर्मों में जो पहली शादी है उसको कानूनी रूप से भंग किए बिना ही दूसरी शादी करने वालों को दंडित किया जाए। मतलब पहली शादी का जो तलाक लिए बिना अगर कोई शादी होती है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो ये जो राज्य है वो असम है, मैप में भी देख लीजिए, प्यारा भारत अपना, और इधर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, पूर्वोत्तर का हिस्सा है, और उसी में जो रेड कलर में देख रहे हैं ये है असम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो उनका कहना है कि ये जो विधेयक है उसको हम राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू के पास, ये स्वीकृति के लिए। हालांकि भारत में जो है ना, अगर आप देखेंगे कि अचानक से ये क्या बात हुई है, बहुविवाह तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे धर्मों में प्रतिबंधित है, जो भारत का कानून है उसमें। तो पूरी तरह से अभी बहुविवाह जो है ना वो प्रतिबंधित नहीं है। केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ और शेड्यूल्ड ट्राइब के कुछ समुदायों के लिए इसकी अनुमति है। ठीक है, तो असम का जो कानून बन रहा है ना वो एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल प्रैक्टिस की ओर आगे कदम देखने को मिल रहा है, यूसीसी की ओर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसमें क्या है प्रावधान इस विधेयक में? विधेयक में यही प्रावधान है कि बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक, और इसमें है कि पिछली शादी की जानकारी छुपाकर दूसरी शादी करने वालों के लिए 10 साल तक की सजा, जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। बार बार ऐसा करने पर दोगुनी सजा हो जाएगी। ठीक है, विधेयक में पुलिस से बहुविवाह की जानकारी छिपाने वाले को 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे विवाह संपन्न कराने वाले मौलवियों, काजियों, उन पर भी 2 साल तक की जेल और 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, तो सभी धर्मों पर, हालांकि ये सभी समुदायों पर लागू नहीं होगा, इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया गया है। क्या? जो छठी अनुसूची है उसके मुताबिक जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये लागू नहीं होगा, जैसे जो बोडोलैंड का इलाका है उन सब क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जहाँ पुरानी प्रथा रही है शादी बहुविवाह करने की, कुछ ट्राइब्स में है, तो वहाँ ये रहेगा। अगर हम देखेंगे भारत में बहुविवाह मतलब कई शादियों, उसका क्या है नियम कानून, तो देखिए उसके बारे में हम अगर चर्चा करें, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, यहाँ इसमें पूरी तरह से प्रतिबंध है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 1955 के तहत। ठीक है, वैसे मैरिज एक्ट सिखों का अलग भी है, दूसरे का भी धर्म का अलग है, लेकिन उसमें प्रक्रिया है कि शादी कैसे हो। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये सब पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
ईसाई की बात करें, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, उसमें भी बहुविवाह यानी कई शादियों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। पारसी में भी ये द्विविवाह अपराध है। हालांकि मुस्लिम की बात करेंगे तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट है 1937, तो उसमें क्या है, पुरुष जो नो अधिकतम 4 शादियां कर सकता है, और इसलिए मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह जो है ना वो आईपीसी के तहत या अब बीएनएस के तहत वो अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है। और जनजातीय समुदाय को छूट है। कई सारे जनजातियां हैं वो पारंपरिक रूप से बहुविवाह प्रचलित है, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे। और एक तो उदाहरण देखने को मिला था हम लोगों को उत्तराखंड में भी, वहाँ पर पत्नी 1 और पति 2 वो शादी हुई थी अभी कुछ महीने पहले। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ इस तरह का भी देखने को मिलता है, वहाँ कई पत्नियाँ होती है या कई 2 पति भी हो सकते हैं। इस तरह का जो परंपराएं चली आ रही, तो कुछ ट्राइब्स में ये कानूनी रूप से उसको अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है। अब सवाल हुआ कि तो फिर असम में क्यों बिल लाया गया है? तो मतलब अब जो है ना वहाँ पर मुस्लिमों को भी जो पर्सनल लॉ के तहत छूट मिली हुई थी उसको भी खत्म करने का एक तरह से प्रावधान कर दिया गया है। हालांकि एसटी और 6th शेड्यूल उस क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास क्यों भेजा गया? क्योंकि ये केंद्र के द्वारा जो बनाया हुआ कानून है उसको प्रभावित कर रहा है। जब भी अगर कोई राज्य ऐसा कोई कानून बना रहा है जो केंद्र के कानून को प्रभावित कर रहा है, केंद्र सरकार का जो कानून है उसको, तो ऐसे में फिर उसके लिए विशेष परमिशन की जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से परमिशन का मतलब ये हुआ कि वो फिर केंद्र सरकार के पास जाता है, केंद्र सरकार उस पर रिव्यू करती है, विचार करती है। उसका केंद्र सरकार की जब ओके हो जाता है केंद्र सरकार की ओर से, तो फिर राष्ट्रपति की ओर से उसको मान लिया जाता है कि ठीक है, ये विधेयक पारित किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? रोहित शर्मा ने। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? शाहिद अफरीदी की। ठीक है। ये भी सवाल हो सकता है कि शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा 6 लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय ने लगाया? तो रोहित शर्मा। ये आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 6 लगाकर इन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड जो है ना वो तोड़ दिया है। तो इस दिन यानी 30 नवंबर को इनका जो 6 टोटल हो गया है छक्के, वो 352 हो गया है। ठीक है। और रोहित शर्मा ने ये 277 मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। दूसरे स्थान पर आ गए हैं अब शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के खिलाड़ी, जबकि तीसरे स्थान पर क्रिस गेल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 जीत लिया है? आंसर का बेल्जियम। भारत को 1-0 से हराकर पहला ये खिताब जो है ना बेल्जियम ने ये जीता है। यह आयोजन कहाँ पर हुआ? मलेशिया में हुआ। और भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। रजत पदक भारत को मिला, गोल्ड मिला किसको? बेल्जियम को मिला है। सुल्तान अजलान शाह जो कप है ना, ये मलेशिया में आयोजित किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है। ये हर साल मलेशिया में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने यूएसए यानी अमेरिका में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ उसके बहिष्कार का ऐलान किया है? आंसर क्या होगा इसका? ईरान। ठीक है। आप एक चीज़ देखिएगा, ड्रॉ फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ, इसका क्या मतलब हुआ? ड्रॉ का मतलब क्या होता है? देखिए, ये ड्रॉ जो है ना वो एक प्रक्रिया है जिसमें टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तमाम देशों की टीमों को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। कौन सा टीम, कौन सी देश की टीम किस ग्रुप में होगी, ये तय किया जाता है इसी ड्रॉ के द्वारा। और ये ड्रॉ जो है ना वो अमेरिका में ही आयोजित होना है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। अब सवाल होगा कि आखिर क्यों बहिष्कार? ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने उसके प्रतिनिधि मंडल के किसी भी सदस्य को इस आयोजन में पार्टिसिपेट करने के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया और इसलिए वो फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ में शामिल नहीं होगा। तो एक तरह से ये प्रभाव डालता है कि जो राजनीतिक तनाव है और कूटनीतिक तनाव है, किस प्रकार से इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स है आयोजन है
उनको सीधे प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि ये केवल ड्रॉ समारोह तक ही सीमित है, पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार की बात नहीं हुई अभी, ठीक है। तो ड्रॉ से क्या होता है, ग्रुप स्टेज होता है, और अगर ईरान भले ही अनुपस्थित रहे लेकिन उसको किसी न किसी ग्रुप में उसको रखा जाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जून 2025 की बात है जब ईरान सहित 12 देशों के नागरिकों पर यात्री प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। तो इसमें ये भी है, ईरान भी शामिल है, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा हुई है ये। और बहिष्कार का मतलब क्या हुआ, तो इससे एक तरह से ईरान ने मैसेज देने की कोशिश की है कि देखो ये हमें वीज़ा नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे जाएंगे, ठीक है। फीफा की बात कर रहे थे हम लोग। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। उसके जो प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो हैं, ओके। और ईरान की बात कर रहे थे हम, यहाँ है ईरान। ये ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं वो हैं अली खामनेई, और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मसूद पेजेशकियन, मसूद पेजेशकियन। अगला क्वेश्चन, नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, क्या है तारीख, आंसर होगा 1 दिसंबर को। एक बार मैप के ज़रिए चलते हैं। प्यारा भारत है, इधर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, और नागालैंड जो ना ये वाला देख रहे हैं आप, यहाँ पर है, ये है नागालैंड। आपको बताऊँ कि आज़ादी के बाद जो ना वो ये नागालैंड असम का ही हिस्सा बना रहा था, और लंबे समय तक वहाँ वो असम का ही रहा। फिर वहाँ जनजातीय और राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ी, तो उसके बाद फिर 1960 में ये सहमति बनी थी कि इसको एक राज्य बना दिया जाए, और फिर 1963 में नागालैंड जो है ना वो भारत का राज्य अलग से बन गया था, असम से अलग होकर, ठीक है। तो नागालैंड की बात कर रहे हैं, उसकी राजधानी क्या है, कोहिमा है। गवर्नर कौन है, अजय कुमार भल्ला है, और मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी प्रदूषण बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी, दिल्ली में भी, आसपास में, और देश के कई सारे जो शहर हैं वो इस प्रदूषण की चपेट में है। लेकिन ये दिवस क्यों मनाया जाता है, ये दिवस मनाया जाता है भोपाल गैस त्रासदी, उसकी जान गंवाने वाले लोगों की याद में, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को। भोपाल में यूनियन कार्बाइड, बाद में उसका नाम डॉव केमिकल्स हो गया, तो उससे जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड उसका रिसाव हो गया था, और इससे 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। 5 लाख से ज़्यादा लोग अपंग हो गए थे, या मतलब उनको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और आपको बताऊं कि जनवरी से नवंबर तक का PDF अवेलेबल हो चुका है, और दिसंबर का भी वीडियो हम लोग लाएंगे जल्द ही। जनवरी से दिसंबर तक का वो मंथ एंड से पहले आ जाएगा, अनाउंस कर दूंगा मैं, ओके। तो शार्प लर्निंग पर जाइए, वहाँ भी देखिए कंटेंट, और इसका PDF फ्री में वहाँ पर अवेलेबल है, ओके। मिलते हैं कल, बाय।